गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभिषेक अवस्थी आपके सामने फिर आ चुका हूं अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। और मैं आपको आज लेके चलूंगा समझाने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये वेव मैकेनिज्म या क्वांटम थ्योरी का सबसे स्मार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है श्रोडिंगर, और इसको इवरिंग श्रोडिंगर ने 1926 में पब्लिश किया था अपने पेपर को। और इस पेपर के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है, उन्होंने बताया कि जैसे हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम में बाहर आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो 3 डायमेंशनल क्राइटेरिया को फुलफिल्ड करता है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल एरिया में घूमता है। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने और दूसरे एटम्स के बारे में बताया। ये कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, थोड़ा सा मैथमेटिकल एडवांटेज है इसको, और ये बेस्ड है न्यूटन के क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स पर, डी ब्रॉगली इक्वेशन पर, और साथ ही टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पर। तो अब इसको अगर हम शुरुआत करना चाहें तो सबसे पहले हमको श्रोडिंगर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो श्रोडिंगर जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इनको ऐसे सामान्य नाम, आप कॉमन नाम इनका श्रोडिंगर जानते हैं, इवरिंग श्रोडिंगर जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम इवरिंग रुडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंगर था। और इन्होंने अपनी इसी क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी पर या श्रोडिंगर इक्वेशन पर 1933 में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो मेनली अगर आप देखें तो श्रोडिंगर इक्वेशंस को हम आपके सामने लिख के दिखाते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन क्या है, अगर 3 डायमेंशनल एरिया में लिखा जाए तो डेल साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साइन अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल साइन अपान डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके सामने लिख गए। एक्स वाई जेड डायमेंशंस है, एम मास है, एच प्लांक कांस्टेंट है, ई टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, साइन वेव फंक्शन है। यहाँ पर कहीं पर भी टाइम आता नहीं, तो इसको टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पर केवल मास और एनर्जी की बात की जाती है, इसके अलावा यहाँ पर और किसी चीज की बात नहीं। तो ये इक्वेशन टाइम पर बाउंडिंग नहीं है। इस पार्टिकल के वेलोसिटी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी टाइम पर निर्भर नहीं करती, टाइम पर ट्रेवल नहीं करती, इसलिए ये टाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपके सामने ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी हुई है तो इसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल किसी चीज किसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 2 बार किया जा रहा है, उसके बाद ये पूरी इक्वेशन तैयार होती है। अभी इसका डेरिवेशन किया जाएगा, तभी आपको पता चलेगा ये सेकंड या ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहलाई। तो आपने देख लिया कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई। तो यहाँ पर ये जो बार बार बन के आ रहा है, ये इसको कहते हैं साइन। ये साइन है और साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, PSHI साइन। साइन वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वेव फंक्शन क्या है, कैसे हम कहेंगे कि ये वेव फंक्शन है, या किस तरीके से आप उसको परिभाषित करना चाहेंगे, तो वेव फंक्शन की परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि इन द क्लासिकल मैकेनिज्म एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अलोंग अ डेफिनिट पाथ और ट्रेजेक्टरी। एक क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर यह कह सकते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल है वो एक डेफिनिट ट्रेजेक्टरी में या डेफिनिट पाथ पर ट्रेवल करता है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन।
वेव फंक्शन द्वारा इन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की स्टेट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी पार्टिकल इन द 3 डायमेंशनल स्टेट या 3 डायमेंशनल एरिया वो वेव की तरह, पार्टिकल वेव की तरह रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि डी ब्रॉगली ने 1927 ये बताया था कि कोई भी पार्टिकल के पास मास और वेव दोनों का नेचर पाया जाता है, ये डुअल कैरेक्टर पाया जाता है। इस डुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन साइन का प्रयोग किया जाता है। तो वेव फंक्शन आपकी समझ में आ गया है कि वेव फंक्शन क्या होता है। वेव फंक्शन किसी भी पार्टिकल की डुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब इसका वैल्यू क्या होगी साइन की? तो इस साइन की वैल्यू बेटा होती है a साइन 2 पाई x अपान लैम्डा, ये साइन की वैल्यू होती है। अब इस साइन की वैल्यू के आधार पर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से ये इक्वेशन हमारे सामने आती है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को डेरिवेट करें, तभी हमारी समझ में आएगा कि ये क्या है। तो चलिए हम इसको रफ किए देते हैं और अब शुरुआत करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन की। तो इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन तो अभी हमने आपको बताया कि वेव फंक्शन साइन की वैल्यू क्या है, साइन a साइन 2 पाई x अपान लैम्डा, ये क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इक्वेशन 1 are differentiated with respect to x। x के सापेक्ष इसका अवकलन किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। तो डेल साइन अपान डेल x इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन कास में हो जाता है तो हो जाएगा a cos 2 पाई x अपान लैम्डा और साथ में आ जाएगा 2 पाई अपान लैम्डा फैक्टर। तो अब इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है आपको। अब अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डबल डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो डेल स्क्वायर साइन अपान डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू, कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस a साइन 2 पाई x अपान लैम्डा और साथ में हो जाएगा 2 पाई x 2 पाई लैम्डा इंटू 2 पाई लैम्डा। तो 2 पाई लैम्डा को अगर एक साथ कंबाइंड रूप में लिखें, कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है आपके पास। अब दोनों को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन में साइन की वैल्यू लिखी है a साइन 2 पाई x अपान लैम्डा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू साइन की वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपान डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर साइन। ये जो निकल के आई ये क्लासिकल वेव इक्वेशन है। ये जो निकल के आई है आपके सामने ये है क्लासिकल वेव इक्वेशन फॉर श्रोडिंगर। श्रोडिंगर की क्लासिकल वेव इक्वेशन आपके सामने लिखी है। इसको इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 4। अब इस इक्वेशन को निकलने के बाद हम जानते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन आपने पढ़ी है, क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी। इक्वेशन नंबर ये मान लिया 5th हो गई। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने पढ़ ली। अब स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 5th। इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम वी का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें इस इक्वेशन को, एच स्क्वायर अपॉन एम वी का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब क्या करेंगे, हमें पता है टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होती है। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल E टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन या सम ही उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी कहलाता है। तो E टोटल हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी V या U होती है। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, E माइनस वी, V इधर ट्रांसफर हो गया, प्लस से माइनस आ गया, और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे से, तो 2 इज इक्वल टू mv²। ये आपको मिल गया यहाँ पर कि ये वैल्यू mv की निकल आई। अब इक्वेशन नंबर इसको मान लिया हमने 7, और नाउ इक्वेशन 6 एंड 7, नाउ इक्वेशन 6 एंड 7 क्या मिल जाता है, mv की जगह पर हम रख सकते हैं 2e माइनस v। तो यहाँ पर मिल जाए को लैम्डा इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन m 2e माइनस v। इस तरीके से इक्वेशन नंबर आपकी 8 मिल जाती है। अब नाउ इक्वेशन 8 एंड 4, नाउ इक्वेशन 8 एंड 4, नाउ इक्वेशन 8 एंड 4 आप रखते हैं 8 और 4 को। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह पर आप रख सकते हैं एच स्क्वायर, नीचे होगा तो वो ऊपर चला जाएगा m 2e माइनस v। चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस लगा ही रहेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा की जगह आ गया एच स्क्वायर, और ये m जो नीचे जा रहा था ऊपर चला जाएगा, तो 2m e माइनस v साइन। अब ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हमको मिल जाएगी जो कि श्रोडिंगर की 1 डायमेंशन के लिए होगी। हम यही लिखे देते हैं, स्पेस कम है, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस v साइन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इस इक्वेशंस को बड़े उसमें लिख के दिखाएंगे। ले लिया, तो इस इक्वेशन को जब कंबाइन किया जा रहा है तो ये इक्वेशन मिल रही है, और ये है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस v साइन। ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये है फॉर 1 डायमेंशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको मिल गई। फॉर 3 डायमेंशन, अगर आप 3 डायमेंशन के लिए निकालना चाहें, 3 डायमेंशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस v साइन। या फिर आप इसको लिखना चाहें डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस v साइन इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको मिल गया। तो ये आपके 1 डायमेंशन के लिए है, ये क्वेश्चन आपके 3 डायमेंशन के लिए।
इस तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आपने एक लार्जर फॉर्म में निकाल लिया है। ये लार्जर फॉर्म वे ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आर डायरेक्शन एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शंस में ये इक्वेशन आपके सामने निकलकर आ जाती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके लाप्लासियन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं इसी वक्त, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में भी बात करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके लाप्लासियन ऑपरेटर की। अगर लाप्लासियन ऑपरेटर की बात करें तो किस तरीके से लाप्लासियन ऑपरेटर निकाला जाएगा। लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर की बात करते हैं। यहाँ पर लाप्लासियन ऑपरेटर को निकालने से पहले हम जानते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। वी नो दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालने के बाद अब हम इसमें मान लेते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर, साइन को कॉमन मान लिया, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको कॉमन मान लिया, साइन बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन। इस तरीके लिखा जा सकता है। इस पूरी वैल्यू को डेल स्क्वायर माना जाता है, रिवर्स डेल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को रिवर्स डेल स्क्वायर मान लेते हैं, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको पूरा को मान लिया जाता है यहाँ पर इसकी रिवर्स डेल स्क्वायर वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ जैसे ही रखेंगे तो हमको लाप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में मिल जाएगा। ये लाप्लासियन ऑपरेटर भी है और इसको रिवर्स डेल स्क्वायर भी कहते हैं। ये लाप्लासियन ऑपरेटर है, तो लाप्लासियन ऑपरेटर को यहाँ लिख देंगे, डेल स्क्वायर रिवर्स डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन। ये जो मिला ये लाप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल गई, क्योंकि हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को और थोड़ा छोटा कर दिया। यहाँ पर हमने इसके जो डायमेंशन थे एक्स वाई जेड का, जो डिफरेंशियल वेव था एक्स वाई जेड, उसको हमने लाप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपका लाप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। अब मैं जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसका रफ करने जा रहे हैं और इस इक्वेशन की सहायता से ये जो लाप्लासियन ऑपरेटर की इक्वेशन निकल के आई है, इसकी सहायता से अब हम इसके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को यहाँ लिखे लेते हैं, डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन। इस इक्वेशन को हमने यहाँ लिख लिया, ये लाप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में लिखी हुई है। अब इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपको निकालना है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर किस तरीके से निकाला जाए। तो एच कट, आपने पता है एच यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एच कट भी प्लांक कांस्टेंट से रिलेटेड ही होगा। एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। इसे इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, वहाँ पर 9 इक्वेशन थी, इसको हम मान लिया कि 10 इक्वेशन है, 10वीं नंबर इक्वेशन है। तो यहाँ पर एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। अब इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 11 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस दोनों साइड की इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर।
तो इस तरीके से ये मिल जाएगा h² / 4π², या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है OR h² = h² × 4π²। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 12 है। अब ये जो क्वेश्चन 12 आई है, इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं इस h² की जगह पर। तो इक्वेशन 10 and 12, 10 और 12 की जगह पर ये इक्वेशन रखी जाती है। तो क्या मिलता है, del स्क्वायर x = -8π²m अपान h² की जगह पर रख रहे हैं h² × 4π² e - v sin। तो 4 2 बच गया यहाँ पर, पाई से पाई कट गया, ये बच गया है। तो फाइनल इक्वेशन हमको मिली del स्क्वायर sin = 2 -2m अपान h² e - v sin। अगर हम e और sin को केवल इधर रखें, e और sin को, e sin, तो क्या होगा, ये पूरा का इधर चला जाएगा। तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि इधर देखिए बेटा, ये इधर जब जाएगा तो प्लस वैल्यू जाएगा, लेकिन अगर हमको माइनस चाहिए तो क्या होगा, h² / 2m। इस तरीके से लिख ले, उल्टा लिख ले, तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू माइनस में मिलेगी। यहाँ पर पहले से ही ये del स्क्वायर लगा हुआ है, और v इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा +v, और यहाँ पहले से ही साइन है, यहाँ पर पहले से ही साइन है, तो ये साइन हो गया = e sin, ये मिल गया। और we know that h cap यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वैल्यू h cap = होता है h² 2m del स्क्वायर v प्लस v। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तो इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू को जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 13 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h cap ऑन इक्वेशन 13, जैसे ही रखेंगे हमको मिल जाएगा h cap sin = e sin। ये स्मॉलेस्ट टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन की सहायता से आप किसी भी पार्टिकल्स की उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का किसी नाभिक के चारों ओर का 3D मॉडल यानी 3 डायमेंशनल मॉडल बना सकते हैं कि किस तरीके से वो आउटर स्पेस में न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेस में किस तरीके से घूमते हैं, उनकी क्या ट्रेजेक्टरी होती है, उनका क्या पाथवे होता है। उस पाथवे को इस श्रोडिंगर मैथमेटिकल इक्वेशन द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सबसे स्मॉलेस्ट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। आप इस तरीके से किसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म है, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर्म है, ये लाप्लासियन ऑपरेटर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर्म है। इस तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कई फॉर्म बनते हैं। अगर आप इसे चाहें कि इसे हाइड्रोजन एटम में रखें, हाइड्रोजन एटम के लिए रखें, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, जो यहाँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है, तो यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन की जो किसी हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी एनर्जी निकल के आती है -E+E/r निकल के आती है। अगर इसको इस तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा -E/r -E²/r। इस वैल्यू को अगर हम वहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखें, यहाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमको फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो लाप्लासियन ऑपरेटर के ही फॉर्म में लिख लें। तो del स्क्वायर साइन = -8π² m/h² E
माइनस वी की जगह पर रखेंगे, माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर अपान आर साइन। ये जो निकल के आई इक्वेशन, ये हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए लाप्लेसियन ऑपरेटर में लिखी। यहाँ पर अगर डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपान डेल वाई स्क्वायर यानी लाप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू लिख देंगे तो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मैक्सिमाइज रूट के लिए या मैक्सिमाइज फॉर्म के लिए यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन लिखी है वो स्मॉलेस्ट इक्वेशन है या स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इस तरीके से आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब यही एक्सपेंड करते हैं, अगर हम दूसरे एटम्स में रखें, हाइड्रोजन को छोड़कर किसी दूसरे एटम के लिए रखना चाहें तब क्या होगा, उसके लिए आइजन वैल्यू आइजन फंक्शंस होते हैं। तो आइजन वैल्यू क्या होती हैं? आइजन वैल्यू वो वैल्यू होती हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के दिए हुए क्राइटेरिया को या दिए हुए पोस्टुलेट्स को वैल्यू को वो फॉलो करती हैं, वो आइजन वैल्यू कहलाती हैं। और वो वेव फंक्शन जो उन पोस्टुलेट्स को फॉलो कराते हैं वो आइजन फंक्शन कहलाते हैं। यानी दोज वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विच आर फॉलो द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पोस्टुलेट्स कॉल्ड आइजन वैल्यू and those functions, those wave function which are followed by Schrödinger postulates called Eigen function, Eigen function। अब ये इनके postulates होते क्या है, अगर इन postulates की बात करें कि किस तरीके से ये postulates follow करते हैं, तो अगर आपको समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि the wave function must be single value and continuous। सबसे बड़ी बात है कि वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए और सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, उसके किसी भी प्रकार के एम्पलीट्यूड्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और इसके जो एक्स वाई जेड हैं, डेल साइन अपान डेल एक्स, डेल साइन अपान डेल वाई, डेल साइन अपान डेल जेड, इन मस्ट बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ साइन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए साइन के, जिससे आप आसानी से इनके बारे में वैल्यू निकाल लेने जाएंगे। और वेव फंक्शन की जो फंक्शन है साइन की वैल्यू वो सिंगल होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं निकल के आनी चाहिए कि इनफाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही। फाइनाइट वैल्यू कोई हो और कंटिन्यूअस वैल्यू हो और सभी जो कंटेंट्स हों वो फॉलो करते हों इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के पोस्टुलेट्स को। तो यही वैल्यू जो होती हैं कंडीशंस को जो फॉलो करती हैं वो आइजन वैल्यू कहलाती हैं, और वो वेव फंक्शन जो इस वैल्यू को रखते हैं या फॉलो कराते हैं आइजन फंक्शन कहलाते हैं। इस तरीके से बेटा मैंने आपकी पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कंसीडर कर लिया है, उसके मैक्सिमाइज फॉर्म में, उसके लाप्लेशियन ऑपरेटर फॉर्म में, उसके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर्म में और उसके हाइड्रोजन एटम फॉर्म में। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन। इस YouTube चैनल में आप अपने प्रॉब्लम्स को भेजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।